तो साथियों चलते हम लोग दृष्टि आईएएस का अभ्यास प्रश्न सॉल्व करते हैं मेरे भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है ये। सभी के सभी प्रश्न जियोग्राफी के हैं मेरे भाई, जियोग्राफी के। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में हमेशा टहलते रहते हैं। तो हम आरओ को ध्यान में रखकर आपके सामने ऐसे प्रश्न को रख रहे हैं। बहुत ही धैर्यपूर्वक देखिएगा और वीडियो को लास्ट में अवश्य देखिएगा। देखिए क्या है हमारा ये पहला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। मेरे भाई जो सियाचिन हिमनद है ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है, ऑप्शन नंबर डी। ये आईएएस 2020 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग सोचेंगे सर ये नुब्रा घाटी कहाँ है। ये नुब्रा घाटी मेरे भाई लद्दाख के नॉर्थ वेस्ट एरिया में है। लद्दाख के नॉर्थ वेस्ट एरिया में आप लोग को ये चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये जो त्रिभुजाकार है, ये जो आपको नुब्रा घाटी दिखाई दे रहा है, ये नुब्रा नदी और श्योक नदी के बीच में एक त्रिभुजा आकार क्षेत्र है ये। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। क्या है हमारा अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, आईएएस 2018 में पूछा गया है और ये इसके साथ ही कई और आयोग में भी पूछा गया है जो इसमें मेंशन नहीं है। तो क्या है हमारा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। तो हमें पता है मेरे भाई ये देशांतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग को ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा के पूर्व या पश्चिम में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो यही होता है ये देशांतर। तो आप लोगों को देशांतर के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपकी बार। तो क्या है ये, दिल्ली शहर के सबसे समीप देशांतर पर स्थित ऐसा कौन सा शहर है। बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, कौन सा। तो आप लोगों को पता होगा ये बेंगलुरु जो है दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं कराता है, यानी अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो आप लोग को इसे मैप में अगर देखेंगे भारत का अपना मैप, तो इसमें आसानी से दिख जाएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, अगर देखेंगे नागालैंड ये जो है ये बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और बाकी सभी असम, मेघालय, मिजोरम, ये सभी जो है बांग्लादेश से अपना सीमा साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ये भी मैप से संबंधित है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है ये। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। आप लोग भारत के नक्शे में तेलंगाना को देखेंगे जो आंध्र प्रदेश से कटकर बना है, आंध्र प्रदेश के ऊपर बैठा हुआ है तेलंगाना। तो तेलंगाना से जो सीमा साझा करता है मेरे भाई वो जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, नहीं सॉरी, ये तो वहाँ से बनता, आंध्र प्रदेश से ही बना ही था ये तेलंगाना अपना। तो तेलंगाना से जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं ये होगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। यहाँ आंध्र प्रदेश से ही कट के बनाया गया था तेलंगाना। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे। पांचवां देख रहे हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। देखिए क्या है, रेड क्लिफ जो भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की ये रेखा का नाम है। तो ये तो सही है लेकिन हमसे गलत पूछा है। तो परीक्षा में सबसे पहले मेरे भाई आप लोग ये नहीं वाले को गोला कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो हम लोगों को आता रहता है लेकिन ये नहीं पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता, इसलिए हम लोग गलत कर देते हैं। तो इस नहीं को ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की है, ये सही है। ये मैगानीट रेखा, ये मान लीजिए हमें नहीं मालूम है। तो देखिए हार्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए हमें नहीं मालूम है सही है गलत, लेकिन रेड क्लिफ के बारे में हम लोग खूब पढ़े, ये तो हमें पता ही है। अब देखिए हम लोग अगले पेज पर चलते हैं, वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, इसी का यहाँ आ रहा है। अब देखिए डूरंड हमें पता है मेरे भाई, ये जो डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच की है, बांग्लादेश की नहीं। तो इसका मतलब यही गलत है, क्योंकि हम लोग डूरंड के बारे में खूब पढ़े हैं। तो ये अफगानिस्तान के बीच है, तो अफगानिस्तान और भारत के बीच, तो यही गलत है। बाकी इसका मतलब ये सब सही होंगे तब जब एक ही गलत होगा, तो सी वाला हो जाएगा। तो चले अगर हम लोग छठवें प्रश्न पर। छठवां प्रश्न देखिए, आईएएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्या है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी
और सबसे पश्चिमी राज्य को इंडिकेट करता है, इंगित करता है। तो हमें पता होगा मेरे भाई, अगर हम लोग अपना भारत का नक्शा देखेंगे तो सबसे पश्चिम में जो है मेरे भाई वो आपको मिल जाएगा गुजरात, और जो सबसे पूरब में है वो अरुणाचल है। और ये हो जाएगा यहाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को अभी एक प्रश्न ऐसा भी बनता है, यानी गुजरात का सबसे पश्चिमी एरिया और अरुणाचल के सबसे पूर्वी एरिया के बीच कितने समय का अंतर है, तो वहाँ 2 घंटे का एक प्रश्न ऐसा भी मिलता है, मिलेगा, हो सकता है आगे आप लोगों को। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे, 7वें पे। क्या है 7वें में? निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो हमें पता है मेरे भाई, हर एक देश की अपनी एक प्रमाणिक मध्याह्न रेखा होती है, जो भारत में भी है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी है उसका, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये जो गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, और भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य मेरे भाई? उत्तर प्रदेश, आप लोग देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है प्रमाणिक मध्याह्न रेखा। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे। ये देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी है, उत्तर प्रदेश मेंस, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है सन 2013 में। क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क, तो ये कहाँ स्थित है मेरे भाई? कच्छ में, सुंदरवन, चिल्का झील में, निकोबार द्वीप में, ये कहाँ है? तो मेरे भाई कच्छ में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है ये, तो ये वहाँ स्थित है। आगे चले हम लोग देखते हैं 9वें में। क्या है ये? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, यानी उभयनिष्ठ नहीं है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य, इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है प्रश्न में, कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है? तो हम लोग को पता होगा म्यांमार से कौन नहीं करेगा? असम नहीं करेगा, क्योंकि असम अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, बीच में पड़ जाता है। आप लोग मैप में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये सब मिलते हैं म्यांमार से, लेकिन असम नहीं मिलता। असम पैक है चारों तरफ से। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पर, 10वें पर। ये देखिए क्या कह रहा है? कोरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है मेरे भाई? कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के रन में। कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रन में, यानी गुजरात में। तो चले हम लोग 11वें प्रश्न देखते हैं। क्या है 11वें प्रश्न में? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से भी होकर गुजरता है? तो हम देखेंगे, अगर हम लोग अगर मैप में देखेंगे जहाँ पर वो अक्षांश देशांतर को इंडिकेट किया रहता है, देखेंगे जो सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वह राजस्थान से भी गुजरता है दिए हुए ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए। आप लोग मैप में देखेंगे तो बहुत सारे सवाल आप लोग वैसे ही कर सकते हैं, सिर्फ मैपिंग में जो सरल सरल होते हैं। अब 12वां को हम लोग देखते हैं। क्या है 12वें में? यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप एक एरिया है में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होता है? मेरे भाई बहुत बढ़िया सवाल, ये देखने में सरल लग रहा है, बहुत ही एकदम ही कंसेप्चुअल सवाल है। अभी मैं बताया था गुजरात का जो सबसे पश्चिमी एरिया है और अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी एरिया है, इसमें 2 घंटे का अंतर होता है। यानी अरुणाचल प्रदेश पूरब में पड़ता है और गुजरात पश्चिम में पड़ता है। पूरब की तुलना में पश्चिम में 2 घंटे, ये जो गुजरात का ये जो अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी एरिया है और ये गुजरात का सबसे पश्चिमी एरिया में 2 घंटे का अंतर है। यानी यहाँ अगर यहाँ सूर्योदय उगा है 5 बजे, तो यहाँ जो है 7 बजे उगे दिखाई देगा। यानी अरुणाचल प्रदेश के ये यहाँ सूर्य जो 5 बजे दिखाई देगा, तो इन लोगों को 7 यानी 2 घंटा लेट होगा गुजरात में, क्योंकि गुजरात पश्चिम में है। तो यही कह रहा है 5 बजे होता है, तो गुजरात के कांडला में कब होगा? तो मेरे भाई 7 बजे, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है। तो क्योंकि 2 घंटे अंतर है तो पूरब वाला समय आगे रहता है। 12वां का हमारा ये हो गया सी। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था ये हमारा। हम आगे देखें क्या है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय, अभी मैंने उस 5 राज्यों के नाम बताया है कि किन किन राज्यों से भारतीय मानक समय यामोत्तर गुजरता है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में से है। तो यहाँ महाराष्ट्र दे दिया है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरा। ऑप्शन नंबर सी ये गलत है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। 13वां का ये हो गया हमारा। तो चलिए हम लोग अब 14वां देखते हैं क्या है। महत्वपूर्ण सवाल है, सभी के सभी मेरे भाई आयोग में पूछे गए प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न आरओ या उत्तर प्रदेश पीसीएस ऐसे ही सवाल बनते हैं। तो क्या है 14वां में, भारत का लगभग 30% क्षेत्र इन 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं। तो हमें पता होगा भारत का जो 30% क्षेत्र है वो 3 राज्यों में कौन कौन से समाहित होगा, यानी सबसे बड़े बड़े राज्य जो होंगे। तो कौन कौन से राज्य मेरे भाई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी यही सबसे बड़े राज्य हैं, क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा एरिया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो इन्हीं में समाहित होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। यानी क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ये कुछ एरिया का नाम दिया गया है, क्षेत्र का, और वो कौन सा क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट पर यानी यहाँ स्थित नहीं है, वो इधर है पूर्वी तट पर, तो उसे हमें बताना है। तो करिकल, ऑप्शन नंबर सी। करिकल एक पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ का एक क्षेत्र है, ये जिला कह सकते हैं, तो ये वहीं है, पूरब में है यहाँ पर। तो 15वें का हम लोग देख लिए, महत्वपूर्ण सवाल था। अब हम लोग चलते हैं 16वें पर। क्या है 16वें में, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो हमें पता है मेरे भाई, कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी भारत को 2 भागों में काटते हुए जाती है। आप लोग अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसे, तो यहाँ से जो मिजोरम है, मिजोरम कौन कौन सा राज्य है आपको थोड़ा सा बता दें। पूरब से अगर आप लोग चलेंगे, पश्चिम से आएंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और 2 ठो है त्रिपुरा, मिजोरम, 2 ठो पूरब में, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो दिए हुए कौन सा यहाँ राज्य में से नहीं गुजरती है, तो ये आप बता सकते हैं, ये मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर यहाँ से नहीं गुजरती है, बाकी झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा से गुजरती है। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारे पास मेरे भाई संसाधन तो थोड़ा कम है, इसलिए हमें इस तरह से पढ़ाना पड़ रहा है। आने वाले समय में हम सक्षम होंगे तो हम भी अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत करेंगे और आपके सामने एक डिजिटल वे में आएंगे। तो चलें हम लोग 17वें प्रश्न पर। कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे कौन है। तो हमें पता है मेरे भाई, कार्डामम मतलब इलायची होता है, क्या इसे इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं। तो ये जो कार्डामम की पहाड़ियाँ यानी इलायची की पहाड़ियाँ किन सीमाओं पर स्थित है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु के ये सीमाओं पर स्थित हैं। 18वां प्रश्न देखें, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्थित हैं। तो हमें पता है मेरे भाई, त्रिपुरा को अगर हम लोग देखेंगे, ये जो त्रिपुरा एरिया है, राज्य है, ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगर हम लोग मैप में देखेंगे दिखा देगा, 3 तरफ से घिरा है और एक तरफ थोड़ा सा बांग्लादेश असम से लगा हुआ है बस। तो चले हम लोग अब 19वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है 19वां प्रश्न, क्या है मेरे भाई, देखें, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव की छोर पर स्थित वालोंग में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो हमें पता होगा मेरे भाई, अभी मैं बताया, ये जो गुजरात का सबसे पश्चिमी एरिया है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी एरिया है, इनके बीच जो है ये कुल 2 घंटे का अंतर होता है। यानी यहाँ अगर 5 बजे सूर्य दिखाई देगा तो यहाँ जो रहते हैं उनको 7 बजे सूर्य दिखाई देगा, तो यही है, तो 2 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पर। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जैसे ये अपना भारतीय यामोत्तर जो है यहीं से गुजरता है ऐसे, तो यहाँ पर अर्धरात्रि है यानी 12 बज रहा है, 12 बजे की रात है। एक स्थान दूसरा है जहाँ पर सुबह का 6 बज रहा है, सुबह का 6 बज रहा है, इसका मतलब ये अपने भारतीय मानक यामोत्तर समय से आगे है, यानी पूरब में है, तो वो इधर होगा कहीं, यहाँ ऐसे होगा। तो इसकी अवस्थिति पूछ रहा है, ये कितने डिग्री पर होगी, इसका क्या होगा देशांतर।
तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि 6 घंटा लेट है यानी 6 घंटा आगे है, और 1 घंटा बराबर होता है मेरे भाई 15 डिग्री, और 15 छक्का 90, तो 82.5 डिग्री अपना ये भारत का याम उत्तर समय स्थित है। तो 82.5, तो इसमें जो है 90 और जोड़ देंगे अपना, तो कितना हो जाएगा, ये 172.5 ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। तो अपना कुछ भारतीय नगर दिए गए हैं, अगर हम लोग मैप में इसे देखेंगे तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि मतलब कौन सा सबसे पूरब में स्थित है, कौन सा सबसे पश्चिम में, कौन कहाँ है। तो लखनऊ इसमें जो होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे पूरब में है। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। तो हमें पता होगा भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा ये जो है गुजरात की तटरेखा है, गुजरात की, और गुजरात के बाद कौन सा है, यहाँ आंध्र प्रदेश की है, फिर ये तमिलनाडु की है, महाराष्ट्र, केरल, ऐसे करके है। तो ये लोग ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा इनका ऑर्डर। तो यहाँ पर गुजरात है, सब सर्वाधिक तटरेखा गुजरात, ऑप्शन नंबर 22वां का। तो चले हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। महत्वपूर्ण सवाल है, सिलवास, सिलवास राजधानी है, किसकी राजधानी है मेरे भाई, दादर एवं नागर हवेली की। हमें पता है अपने भारत की एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे, 24वां देखते हैं क्या है। IAS 2006 में पूछा गया प्रश्न है, असम, भूटान तथा बांग्लादेश, यानी असम, असम की बात कर रहा है, असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। बिल्कुल सही है मेरे भाई, मैप में देखेंगे तो सही बात कर रहा है असम, क्योंकि असम देखेंगे कि ये भूटान और थोड़ा सा बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, सही है ये। पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है, पश्चिम बंगाल जो है भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, सही बात है। पश्चिम बंगाल के पूरब में भूटान है और पश्चिम में नेपाल है, ये भी बात सही है। मिजोरम की बात कर रहा है, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, मैप में देखेंगे तो भी सही है। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ, यानी तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए। 25वां देखते हैं हम लोग। 25वां क्या है, भारतवर्ष आकार में विश्व का, हमें पता है भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग 26वें पर। 26वां में क्या कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित देशों में कौन विश्व में प्रथम लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा है, भारत, ब्राजील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा। ये जो हमारा 26वां प्रश्न है मेरे भाई, 5 बड़े लौह उत्पादक राज्य की बात करेंगे 2022 के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जो दिए हुए ऑप्शन हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादन करता है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन सा है। बिल्कुल सरल है मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन सा है, इंडोनेशिया है, विकल्प नंबर बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28वां। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण कहाँ है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, भंडारण की बात कर रहा है। अगर पूछेगा उत्पादन की बात पूछा होता तब तो हो जाता ये अफ़गानिस्तान, यूरेनियम सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में उत्पादित होता है, लेकिन ये भंडारण की बात कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भंडारण किया गया यूरेनियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, बुशमैन का संबंध है, बुशमैन का संबंध मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, कालाहारी से है। 29वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बुशमैन एक जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है, कालाहारी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल में, ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया आदि में यहाँ पाया जाता है। तो चले हम लोग अपने 30वें प्रश्न पर। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ है। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ पाया जाता है, काला सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर या भूमध्य सागर में कहाँ पाया जाता है। 30वां वाला प्रश्न मेरे भाई, यह भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर के स्पेन के तट के पास पाया जाता है यह
बलियारी द्वीप समूह, मैप में देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब हम लोग आ गया है एक प्रश्न हम लोगों के पास, क्या है 31वां वाला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है, भारत के संदर्भ में क्या गलत है, ये हमें बताना है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ये तो सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, तो ये गलत है मेरे भाई, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है। और भारत 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार से अधिक है, ये भी सही है, तो यही हमारा गलत था, ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है मेरे भाई। तो हमें पता है हमारा, जैसे हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, तो संपूर्ण भारत जो है अपना उसका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है अलग अलग, मतलब आप लोग देखेंगे अक्षांश उसमें पाया जाता है, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय में नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। 32 में हम चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, देखिए क्या है। पश्चिम बंगाल की सीमा मैपिंग से है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न होता है मैपिंग का। अगर आप लोग मैपिंग पढ़े होंगे तो बहुत मज़ा आता है, फ्री का आपको दे, आप लोग थोड़ा सा अगर मैपिंग पे ध्यान देंगे मेरे भाई तो आपको फ्री का नंबर मिल के जाएगा, क्योंकि मैपिंग से बहुत सवाल आते हैं आजकल। तो पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, अगर हम लोग पश्चिम बंगाल का मैप देखेंगे मेरे भाई, तो उसमें देखेंगे पश्चिम बंगाल जो होता है वो पूरब में असम से जुड़ा होता है, एक तो असम से हो गया, और पश्चिम बंगाल के ऊपर सिक्किम बैठा हुआ है, सिक्किम हो गया, और पश्चिम बंगाल के लेफ्ट साइड में आप लोग देखेंगे तो बिहार, झारखंड और ओडिशा, 3 राज्य ये हैं, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तो 5 राज्य हो गए, 5 राज्य बिहार पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। तो इससे हमारा कौन हो जाएगा ऑप्शन में, तो सिक्किम, असम, मेघालय, ये तो गलत हो जाएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, असम, बिहार, ये भी गलत हो जाएगा। सिक्किम, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, ये ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 32वां का। तो इस तरह से आप लोग पढ़ा करिए, आप लोग याद रहेगा। 33 में क्या है, निम्नलिखित में से, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं तो सही रहेगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं 2 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं, किन राज्यों की सीमाएं 2 देशों की सीमाओं को अलग करती हैं। 33वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ये उत्तराखंड और मिजोरम, ये जो होते हैं ये जो है 2 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड मेरे भाई नेपाल और चीन से सटा हुआ है ये हमारा, तो ये नेपाल और चीन से सटा हुआ है। और ये मिजोरम की अगर हम बात कर लें मेरे भाई, तो मिजोरम भी 2 राज्यों को छूता है, बांग्लादेश और म्यांमार को। तो और बाकी जो है ये सब अलग अलग, मतलब 2 से ज़्यादा देशों को स्पर्श करते हैं। तो हमारा चले अब लोग हम अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, सही नहीं है इसकी बात कर रहा है मेरे भाई, ये हमें 34वां प्रश्न में पूछ रहा है। तो हमारा देखिए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। नहीं भाई, ये तो गलत है। पश्चिमी घाट का अगर लोग देखेंगे, पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र वो अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर है, अधिक ऊंचाई पर नहीं, तो ये गलत हो गया, यही गलत है। बाकी सब सही। पश्चिमी घाट में अनाई मुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियों मानी जाती हैं, ये भी सही है। तो केवल ए वाला सही नहीं था। 35वां देखते हैं मेरे भाई, भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये आपका कई सारा कन्फ्यूजन दूर करेगा, कई सारे आपको नए कंसेप्ट देगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो गॉर्डन ऑस्टविन है, जिसे हम लोग K2 भी कहते हैं। K2 ये होता है, लेकिन ये गॉडविन ऑस्टिन K2 जो है मेरे भाई, ये इस समय POK में है। वो हमारा लद्दाख का हिस्सा जो अभी, वो पहले लद्दाख ये कश्मीर में आता था, जब अलग हो गया, तो ये अभी POK में है। तो POK अभी हमारे कब्जे में है नहीं, तो पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर आपसे यही पलट कर पूछ दे, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गॉडविन ऑस्टिन।
अगर आपसे ये पूछे भारत की स्वतंत्र भूमि पर सबसे ऊंची चोटी तब क्या है, लेकिन ये जो पीओके भारत के स्वतंत्र है नहीं अभी, तो ये उसके कब्जे में है, तो वो जो होगा वो कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा ये कहाँ है, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भूमि पर है। तो ऐसे ऐसे आप जैसे पूछेगा वैसे आप लोग बताइएगा। तो चलिए हम लोग फिलहाल भारत का सर्वोच्च है ये गार्डियन आश्विन। तो हमारा अब अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, उससे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, उससे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे हमें सेट करना है। तो हमें पता है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश मेरे भाई हमारा इसमें जो है वो लक्षद्वीप है। यहाँ पर ये हमारा 36वां वाला प्रश्न में, तो सबसे छोटा लक्षद्वीप है 32 किलोमीटर स्क्वायर का। तो लक्षद्वीप इसमें है नहीं, तो लक्षद्वीप से छोटा कौन, लक्षद्वीप से थोड़ा सा बड़ा कौन है, यानी दूसरा सबसे छोटा वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ सॉरी, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। तो जहाँ पहले चंडीगढ़ होगा वही सही होगा, बाकी वो लोग गलत हो जाएंगे। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो बचा यही चंडीगढ़, चंडीगढ़ से बड़ा दिल्ली, सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पर, ये चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी 36वां वाला सही है हमारा, ये 36वां का डी सही है। सबसे छोटा चंडीगढ़, उससे बड़ा दिल्ली, अंडमान निकोबार और सबसे बड़ा लद्दाख है। थोड़ा सा पानी पी लें दोस्त, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो चलते हम लोग अपने 37वें प्रश्न पर। क्या है मेरे भाई 37वां प्रश्न, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है, इसको हमें बताना है। ये 37वें वाले में देखिए, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। दी गई है मेरे भाई, आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसमें भरपूर बताया जाएगा। तो ये तो सरासर गलत हो गया, ये तो सही है। तो करा है, ये तो कौन करा है, ये अनुसूची, ये मतलब दिया गया है और इसके हिसाब से ये गलत हो गया। तो कर रहा है कौन सा सही नहीं है, ये वाला तो मतलब इसमें नहीं होना चाहिए। संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, तो 37वें वाले में हमारा ये तो गलत हो गया। कुल जनजाति संख्या आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट में रहती है, ये गलत है मेरे भाई। ये क्यों गलत है, क्योंकि जो जितनी भी जनजाति हैं उनमें से ज़्यादातर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में जनजाति पाई जाती हैं। और ये जो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट में जो जनजाति की संख्या जो सन 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 2 एसटी यानी जनजाति की जनसंख्या 12% के आसपास थी। तो ये जो 12% में ये यहाँ की जो बात करता है नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट में केवल 1-2% पाई जाती है, बाकी सब अलग क्षेत्रों में है। तो ये गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया हमारा, बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से उद्गम होती है। तो मेरे भाई गोमती जो हमारे ज़िले की नदी भी है, तो गोमती ये जो है ये एक मैदानी भाग से निकलती है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है पीलीभीत, वहाँ पर एक झील है फुलहर झील, वह मैदानी क्षेत्रों से निकलती है और लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर इत्यादि से होते हुए गाजीपुर के पास जाके गंगा में मिल जाती है। तो चले हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सही की बात कर रहा है मेरे भाई, गलत की नहीं। लोनार झील राजस्थान में, गलत है, महाराष्ट्र में है लोनार झील। नुक्की झील गुजरात में, नुक्की गुजरात में है, ये भी गलत होना चाहिए। क्या है आप लोग बताइए कमेंट में, मैं कमेंट देखता हूँ 39 वाले में। तो नुक्की झील जो है मेरे भाई, ये जो नुक्की झील राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। ये राजस्थान में नहीं, महाराष्ट्र में है, ये राजस्थान में है नुक्की झील। सूरजकुंड झील जो है ये हरियाणा में, उत्तराखंड में नहीं है, ये हरियाणा में है। हमीरसर झील जो है ये गुजरात में है। तो यही सही है ऑप्शन नंबर। चले हम लोग अगले प्रश्न पे।
भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? ठंडी में वर्षा कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी, ये जो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, और ये कहाँ होती है? दक्षिण पूर्व में। तो यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब मस्त प्रश्न एक और आ गया हमारा, ये मैचिंग वाला। मैचिंग वाला कितना सरल होता है आप लोग देखिए। एक तरफ दिया गया है जलाशय, इधर जलाशय का नाम दिया गया है, और ये जलाशय किस राज्य में पाए जाते हैं ये है। तो ये हमें सबसे पहले हमें ये पता है, ये राणा प्रताप सागर, ये कहाँ है मेरे भाई? राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में है। राणा प्रताप से ये राजस्थान में है। और गांधी सागर ये जो कहाँ है मेरे भाई? ये जो गांधी सागर की बात करा ये मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है। और ये भवानी सागर कहाँ है? भवानी सागर मेरे भाई तमिलनाडु में है। और बचा एक भद्रा, भद्रा कर्नाटक में। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ये विकल्प सही होगा? ए जो है 1 पर आना चाहिए, बी 4 पे होना चाहिए, और सी 2 पे होना चाहिए, और डी 3 पे होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया विकल्प नंबर डी, 41 वाला डी होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर 42 में। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है मेरे भाई, इसका आप लोग जरूर एनालिसिस एक बार करिएगा। किस राज्य के द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है? मेरे भाई सबसे पहले जो डाटा आता था ये उसमें केरल बताया जाता था, केरल में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन होता है। लेकिन अभी फिर बाद में कुछ ये मतलब ये इधर उधर बात हुई कि भाई केरल में है कहाँ है, इसके काफ़ी विवाद इसमें हुआ 42वां वाले में। तो फिर एक नया डेटा आया है, उसमें फिर ये बताया गया कि नहीं भाई केरल में ही है, सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन केरल में ही होता है। ऐसे मसालों को लेकर आया था, मसाला कहाँ केरल में होता है कहाँ, जो फिर नया डाटा आया तो उसमें बताया गया सबसे ज़्यादा मसाला इस समय मध्य प्रदेश में होता है। तो उसी तरह से है। चलिए हम लोग, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, देखो अभी मैं इसी की बात कर रहा था, तो केरल में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। 44 वाला देखें। ये देखिए हमारा यहाँ दिया गया है, ऐसे प्रश्न आप लोग बहुत देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे। ये 44वां प्रश्न हमारा क्या है? ये विभिन्न क्रांतियों के नाम दिया गया है इधर, और उन क्रांतियाँ किससे संबंधित हैं उधर नाम दिया गया है, और कौन सा सुमेलित है इसको बताना है। सुनहरी क्रांति का संबंध मेरे भाई यह उद्यान कृषि होता है, उद्यान कृषि होता है, यही सही है हमारा। और बाकी सब गलत हैं। क्यों गलत हैं? लाल क्रांति यह प्याज से नहीं होता है, टमाटर और मांस उत्पादन से होता है, तो ये गलत हो गया। गुलाबी क्रांति जो होता है मेरे भाई यह प्याज और झींगा उत्पादन से होता है, ये भी गलत हो गया। काली क्रांति जो होती है मेरे भाई यह काली मिर्च नहीं है, यहाँ पर आपको जो देखेगा सोचेगा ये है, वो पेट्रोलियम उत्पादन से होता है, ये भी गलत है। तो सही केवल एक। भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं, यानी भारत में 2 सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। और कौन होगा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर 46। क्या है 46वां में? निम्नलिखित राज्यों को उनके समुद्री सीमा से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा कौन सा राज्य, सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र? गुजरात है, लेकिन गुजरात इसमें है नहीं। गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश जिसमें नहीं होगा वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो एक और डी में से कोई होगा, ए और डी में से। तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश है हमारा। ये आप लोग देखिए 46वां प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग थोड़ा सा अगर कमेंट वमेंट करते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो हमारा ये है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा 46वें में। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए मेरे भाई, उससे हमें थोड़ा सा मिलता है कि एक मतलब फीडबैक मिलता है क्या है क्या नहीं। तो चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 47 पे क्या कह रहा है? गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडारण सर्वाधिक है? तो गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के, गोंडवाना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कोयले का, और इस क्षेत्र में कोयले किस प्रकार के कोयले का भंडारण होता है? अलग अलग कोयले का प्रकार होता है, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, और इनकी जो है उसमें कार्बन के आधार पर बताया जाता है इसमें।
तो कौन सा है सबसे ज़्यादा भंडारण गोंडवाना क्षेत्र में? तो पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, कौन सा है इसमें? आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा। बिटुमिनस, बिटुमिनस ये जो है ये गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। आगे चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। 48वें में क्या है? भारत में सर्वाधिक टिन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? टिन उत्पादन करने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी हमारा। ये कई बार ये तो उस प्रश्न आर में ये पूछा गया भी है, एक बार आप लोग अगर देखेंगे तो उसमें यह पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ टिन उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। 48वां। तो हम लोग चलते हैं 49 वाले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 49, ये देखिए मैचिंग वाला आ गया, मस्त प्रश्न है, फ्री का नंबर दे के आपको जाता है ये, क्योंकि ये गलत नहीं होगा आपका। ये देखिए कोयला का क्षेत्र दिया गया है, कोयले के क्षेत्र दिए गए हैं, इधर राज्य दिए गए हैं, कौन सा कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? झरिया, आप लोग नाम खूब सुने होंगे झरिया का। तो झरिया कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। तो ये हो गया एक, तो ये हमारा क्लियर है सबसे ज़्यादा। और एक यहाँ पर और जो हमारा ये हो जाता है 49वां वाले प्रश्न में ये मैचिंग का है, तो आप लोग देखे होंगे सी। तो ये वाला जो है हमारा ये सिंगरौली, सिंगरौली जो है ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, सोन घाटी में पाया जाता है। इसके बाद ये जो हमारा झरिया है ये तो झारखंड में होगा, और ये सिंगरेनी है, सिंगरेनी गोदावरी घाटी में। और बचा है हमारा एक कोरबा, कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सही हो गया? तो विकल्प नंबर बी 49 वाले में, सी होगा। इस हिसाब से हमारा कहाँ हो गया? ये सी में आएगा, A4 पे आ जाएगा, B3 पे आ जाएगा, सिंगरेनी यहाँ आ जाएगा, कोरबा यहाँ आ जाएगा। तो चले हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। 50, भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग है, यानी अपने भारतीय भूभाग पर, भारतीय जमीन पर, भारतीय भूमि पर सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो हमें पता है काली मिट्टी नहीं, कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी। विकल्प नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 50 ही हो जाएगा। क्यों? कछारी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो यही सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारतीय भूमि पर, 40%। कितना? 40% केवल यही अकेले कछारी यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे 51 पे। तो देखिए क्या है इसमें, 51 वाला प्रश्न देखने में तो भारी भरकम है, लेकिन बहुत सरल है। कैसे सरल है देखिए आप लोग। हर एक कठिन चीज़ में एक सरल छुपा होता है, तो वही चाबी अगर आप लोग पकड़ लेंगे तो ये काम बन जाएगा आपका। 51 वाले में द्वितीय हरित क्रांति से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। ये कथन है 3, और इन तीनों कथनों में कौन सा सही है? तो इसे हमें बताना है, सही कथन का मतलब ये सिलेक्ट करना है। तो देखिए मेरे भाई, ये पहला क्या करा है, इसका लक्ष्य यानी द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चूँकि फसलों को छोड़कर अन्य फसलों को उत्पादन वृद्धि करना है। नहीं भाई, ये सरासर गलत है। सरासर क्यों गलत है? क्योंकि द्वितीय हरित क्रांति ये कहता था, पहली क्रांति में जो प्रथम क्रांति है उसमें गेहूं चावल मुख्य रूप से इन्हीं पर फोकस था, और द्वितीय हरित क्रांति आई तो उसमें गेहूं चावल के अलावा अन्य फसलों को भी बढ़ाना, उत्पादन वृद्धि करना फैसला था। तो ये इसको कह रहा है कि पहली को छोड़कर, नहीं, वो सभी को लेकर, तो ये गलत हो जाएगा। यानी जो पहली प्रथम हरित क्रांति में लिया गया था वो, और उसके अलावा और भी लेकर तब द्वितीय हरित क्रांति शुरू किया गया था। दूसरे में क्या है, द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन शामिल था, सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सके वाले क्षेत्रों में बीज, पानी और उर्वरक तकनीक विस्तार करना थे, भी सही है। यानी 2-3 सही है, बाकी सब गलत है। एक वाला गलत है, यानी एक जिसमें होगा गलत, ये इसमें था, इसमें था, इसमें था, अपने आप हो गया एलिमिनेशन के माध्यम से। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, 52 पे। तो थोड़ा सा आप लोग कठिन प्रश्नों से लड़ना सीखिए। अगर कठिन प्रश्नों से आप लोग लड़ना सीखेंगे तभी आप लोग जो है कर पाएंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे डाल दिए जाते हैं कठिन, भयभीत करने के लिए, भड़काने के लिए, लेकिन वास्तव में कठिन नहीं होते हैं, वो सरल होते हैं। तो भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट धान का उत्पादन अधिक होता है। 52वां वाला ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में
वो मतलब धान का उत्पादन अधिक होता है। तो सही है, हाँ, धान का उत्पादन पूर्वी तट में ज़्यादा होता है। कारण क्या दिया गया है, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ये गलत है मेरे भाई, पश्चिमी तट में अधिक वर्षा होती है, पूर्वी तट में क्या होता है, यहाँ घाटियाँ पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर होता है। तो ये कारण गलत हो गया, तो केवल हमारा ए सही है, आर गलत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पर 53 वाले पे। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में। 53 का डी हो जाएगा हमारा। कहाँ है उत्तर प्रदेश में, कहाँ है मेरे भाई, वाराणसी में, बनारस। बनारस जिसे आज की डेट में वाराणसी भी बोला जाता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। 54 वाले में क्या है मेरे भाई, एक तरफ जो है यहाँ पर दिया गया है शिपयार्ड का नाम दिया गया है, शिपयार्ड का नाम, और एक तरफ राज्य दिया गया है, किस राज्य में पाया जाता है। तो गार्डन रिच शिपयार्ड कहाँ पाया जाता है मेरे भाई, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल, ये कोलकाता में है, तो सही है ये। तो कौन सा सही सुमेलित है उसको हमें बताना है, तो ए वाला सही है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड ये कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, मुंबई में नहीं, आंध्र प्रदेश में। और कोचीन शिपयार्ड कहाँ पाया जाता है मेरे भाई, यह केरल में पाया जाता है, तमिलनाडु में नहीं, कहाँ, केरल में। और मझगांव शिपयार्ड कहाँ पाया जाता है, मझगांव शिपयार्ड महाराष्ट्र में पाया जाता है, गोवा में नहीं। तो हो गया, ये आपको सारा ऑप्शन क्लियर कर दिया मैं। तो आगे चले हम लोग 55 पे आ गए हम लोग। अब 55 देखिए मिलाने वाला है, इसको भी देख लेते हैं, फिर आगे मिलाने वाला बढ़िया प्रश्न है। मिलाना है, सूची 1 सूची 2 है, इधर पेड़ पौधों के नाम दिया गया है और ये कहाँ पाए जाते हैं वो दिया गया है। तो हमारा ये बढ़िया प्रश्न है 55 वाला। तो देखिए ये सागौन जो है, सागौन मेरे भाई मध्य भारत में पाया जाता है, मिडल इंडिया, मध्य प्रदेश, कुछ उत्तर प्रदेश या इत्यादि के जो एरिया है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पाया जाता है। और देवदार कहाँ पाया जाता है मेरे, हिमालय के उच्च, जो हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। और ये सिनकोना, डी वाला जो सिनकोना है, ये हिमालय के तराई क्षेत्रों में यानी पाया जाता है। और बचा है एक सुंदरी, ये सुंदरवन में पाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न नंबर 56, किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है, मरुस्थल का राजा किसे कहा जाता है मेरे भाई, खेजरी को। ऑप्शन नंबर ए, खेजरी को मरुस्थल का राजा बोला जाता है। और इसको मतलब ताप सहन की सैनिक शक्ति, इसमें जो ताप सहन, ये खेजरी वृक्ष है मरुस्थल पाया, क्योंकि मरुस्थल में पानी नहीं होता, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसमें टेम्परेचर सहन करने की क्षमता अधिक होती है वृक्ष में। तो और ये जो ये दिया है ब्यूटीना मोनोस्पर्मा, इसे मेरे भाई जंगल की आग कहा जाता है। पलाश का आप लोग सुने होंगे ना, पलाशी का युद्ध, तो पलाश का वृक्ष था वहाँ, तो ये वहीं, तो यही पलाश, इसका एक दूसरा नाम पलाश है ब्यूटीना मोनोस्पर्मा का। इसे जंगल की आग भी कहा जाता है, जंगल की आग। तो चले हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित नहीं है, कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित नहीं है। तो मेरे भाई हमें पता है कि ये 57 वाले प्रश्न में कि जोग, ये शरावती नदी पर है जलप्रपात, तो ये भी कर्नाटक में ही है, कर्नाटक में ही है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, ये किस नदी पर, कावेरी नदी पर, ये भी कर्नाटक में है। ये डुडुमा, डुडुमा जो है मेरे भाई ये ओडिशा में है, उडुमा, ये कहाँ है, ओडिशा में, मंचकुंड नदी पर, किस नदी पर, मचकुंड नदी पर, ओडिशा में। और गोगाक ये भी कर्नाटक में है, तो घाटप्रभा नदी पर। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। 58 वाले में क्या कह रहा है, देखिए क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एकदम सिंपल है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, सही बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी हम लोग बचपन से जानते आए हैं। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच में स्थित है, 38वां का जो है ये 58वां का ये कह रहा है। तो ये जो है भारत एक मानसूनी देश है,
तो इसमें सॉरी कह रहा है ना, भारत एक मानसूनी देश है, तो सही है। और उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये, सॉरी ए हो जाना, ए होना चाहिए इसका। तो यही होना चाहिए। फिलहाल आप लोग कमेंट में बताइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, लेकिन यही है। इसको मैं देख कर पिन कर दूंगा। तो चलते हम लोग अपने अब 59 प्रश्न नंबर 59 पे। क्या है 59 वाले में? देखिए 59 का जो प्रश्न है, एक तरफ मेरे भाई यहाँ दिया तेल शोधन कारखाना दिया गया है, इधर तेल शोधन कारखाना दिया गया है, और तेल शोधन कारखाना कहाँ है और स्थान का नाम दिया गया है, राज्य का नाम। तो ये नुमालीगढ़ पहले दिया गया है, नुमालीगढ़ असम में है, बिल्कुल सही है। यह कौन सा सुमेलित नहीं है यह पूछा है। बरौनी बिहार में है, ये भी तो सही है। ये नागापट्टनम तमिलनाडु में है, ये भी सही है। नून माटी गुजरात में है, नहीं असम में है। कहाँ है? नून माटी असम में, तो यही गलत था। तो चले हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है? तो भारी जल संयंत्र स्थापित कहाँ नहीं है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए? तो तालचेर, कैगा, हजीरा, कोटा व थाल। 60वां प्रश्न है ये हमारा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कैगा में नहीं है। ये कैगा कहाँ है मेरे भाई, आप लोग ये यहाँ पर बता दें। तो ये जो तालचेर है, तालचेर हमें पता है ये कहाँ है। तालचेर उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ये कैगा कहाँ है? कैगा मेरे भाई कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, कर्नाटक। और हजीरा, ये हजीरा कहाँ है? गुजरात में है। और कोटा कहाँ? कोटा और थाल ये तो आप लोग जानते हैं राजस्थान में है ये। तो ये हो गया। तो कैगा में भारी संयंत्र स्थापित नहीं है। 61 वाला देख लें हम लोग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ है? तो कहाँ है मेरे भाई? ये हैदराबाद, बेंगलुरु, देहरादून, नई दिल्ली, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्या है, 62 वाले निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म यानी गलत युग्म को चयन करना है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है ये। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च नहीं मेरे भाई, यह 21 मार्च को मनाया जाता है। कब? 21 मार्च। तो ये गलत हो गया, बाकी सब सही हैं। 63 में देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है 63 में? निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक है? थोड़ा छोटा करते हैं, अब सही है। कौन सा एक अजैविक घटक है, इसको बताना है। तो अजैविक में क्या होता है? अजैविक कंपोनेंट में मतलब जैसे मेरे भाई टेम्परेचर, प्रेशर, ये जो आर्द्रता होती है यानी ह्यूमिडिटी, ये सब जो होते हैं अजैविक में आते हैं। तो कौन सा अजैविक घटक नहीं है? प्रकाश नहीं है, मृदा नहीं, कार्बोहाइड्रेट उत्पादक। तो ये 63वां में हमारा ये हो जाएगा उत्पादक। बाकी सब जो है ये ये नहीं है 63वें वाले में। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न में। क्या कह रहा है? सूची एक तरफ परियोजना दिया गया है, दूसरी तरफ प्रारंभ होने का वर्ष दिया गया है, इसे हमें मिला देना है। तो क्या है इसमें? मिलाइए। हाथी परियोजना हमें पता है 1992 में शुरू हुआ था, तो इसको हम मिला देते हैं एक एरो के माध्यम से। 1992 में शुरू हुआ था। बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुआ था, ये हो गया। अब क्या है हमारा? दो, देखिए 2 से हमारा काम बन रहा है। ए 3 पे कर दीजिए और सी 1 पर कर दीजिए, तो हमारा काम बन गया इतने से। ऑप्शन नंबर सी। हमें देखिए 2 ही आ रहा था, फिर भी हमने इसको पा लिया आंसर इसका। और बी वाला चौथे पे चला जाएगा। ये जो लाल पांडा परियोजना है चौथे पे चला आएगा। हंगुल परियोजना है 70 पे चला आएगा, 1970। तो ये हो गया। तो देखते हैं, एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है?
तो किसकी गणना की जाती है मेरे भाई? घुली हुई ऑक्सीजन में, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए, घुली हुई ऑक्सीजन का। जैसे पानी में जब जितना ऑक्सीजन रहता है उतना उसमें जलीय जीव जो हैं उनकी सेहत अच्छा होता है। पानी में ऑक्सीजन की कम हो जाती है तो उसकी वजह से उसकी गुणवत्ता, उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है और उसमें जलीय जीवों को सेहत खराब होने लगती है। 65वां वाला हमारा। चलते हैं अपने 66। क्या है 66वें वाले में? पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न पोषण स्तर ऊर्जा में स्थानांतरण का नियम कहलाता है। तो हमें पता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो ऊर्जा का वहाँ ह्रास होता है। क्या होता है मेरे भाई? ऊर्जा का डिग्रेडेशन होता है, ह्रास होता है। तो कितना ह्रास होता है? 10% का। जैसे मान लीजिए बकरी ने पत्ता खाया, तो अगर बकरी को शेर खाएगा तो शेर को बकरी की तुलना में सिर्फ 10% ही एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये, 10% का नियम। 67 देख लीजिए। 67 में क्या है? थोड़ा समझो, छोटा करें, अब सही है। 67 में क्या है मेरे भाई? मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 कौन सा फैसला लिया गया था? 67वां महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसमें मेरे भाई ये जो फैसला लिया गया था 2000 तक विकसित देश यानी जो डेवलप कंट्रीज हैं 2000 तक वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, जो पराबैंगनी किरण में छेद करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए लिया गया था। क्या है इसमें? विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पता है यहाँ पांडा होता है। कुछ लोग बताते हैं लाल पांडा, कुछ लोग कहते हैं सफ़ेद पांडा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सफ़ेद पांडा दिया है। तो चलिए हम लोग देखते लेते हैं 69। क्या है 69 वाले में? कुछ वर्ष पहले गिद्ध भारतीय देहातों में आम तौर पर दिखते थे। देखिए बड़ा प्रश्न है लेकिन यह बिल्कुल सरल है। कैसे सरल है? कह रहा है कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध जो गांव देहात में दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नज़र आते हैं। ये क्यों? इसका मतलब क्या कारण है? कहाँ गिद्ध चले गए? क्यों विलुप्त हो गए? इसके बारे में पूछ रहा है। तो मेरे भाई हमें पता है कि जो पशुओं को पहले एक इंजेक्शन लगता था, वो इंजेक्शन जो है मतलब पशुओं के दर्द उपचार के लिए लगता था। तो वो अगर पशु को जिस पशु को इंजेक्शन लग जाता था वो, और वह पशु यदि मर जाता था और उस पशु को अगर मतलब फेंक दिया जाता था वैसे खुले में, तो अगर उस गिद्ध उसको खा लेते थे तो वो उनकी किडनी उडनी फेल हो जाती थी, वो मर जाते थे गिद्ध, इसीलिए वो विलुप्त हो गए। इसलिए वो इंजेक्शन भी अब बंद हो गया। सरकार ने उस पर बहुत कड़ा प्रतिबंध लगाया। तो यहाँ पर क्या है? गौ मालिकों द्वारा रोग यानी बीमार पशुओं को उपचार के लिए प्रयुक्त एक औषधि, यही ऑप्शन नंबर बी है। 70 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक का सही विकल्प है, यानी प्राथमिक यानी प्रदूषण का सही विकल्प कौन सा है? ये 70 वाले में हमसे पूछा है। तो प्लास्टिक कार्बन मोनोऑक्साइड ये है। 71 वाले पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ये पिरामिड होता है, ये सीधा पिरामिड होता है, और ये उल्टा पिरामिड होता है। तो सीधा पिरामिड की बात कर रहा है मेरे भाई। संख्या, बायोमास, ऊर्जा या तीनों में किस में होता है मेरे भाई? ये ऊर्जा पिरामिड में। क्योंकि ऊर्जा पिरामिड में सीधा क्यों होता है ऐसा? कि यहाँ ऊर्जा ज़्यादा है, फिर उसको जो खाएगा उसका कम मिलेगा, फिर उसको जो खाएगा, यानी ऊर्जा का अभी मैं बताया 10% हरासमेंट यही है। तो ऊर्जा का 10% पिरामिड सदैव सीधा है। तो साथियों हम लोग आधा देख लिया, ये जो जियोग्राफी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोगों ने आधा देख लिया। पार्ट 1 हम इसको रखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो आपको देखने में, हमें अपलोड करने में, दोनों में समस्या होगी। तो सॉरी, ये पार्ट 1 में हम रखते हैं और इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम
यूपी स्पेशल यानी भूगोल का ही रहेगा वो प्रश्न, लेकिन यूपी स्पेशल से और जो इसमें जो बचे हुए और क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, तो 140 प्रश्न है इसमें, तो मैं आधा इसमें करवा दे रहा हूँ, आधा अगले में करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।